दीवाने हो के हम मिलने लगे सनम, जब से जुड़े हैं सिलसिले। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों, मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। अक्टूबर का ओवरव्यू। इस ओवरव्यू के अंदर ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पौधे मैंने नर्सरी पर शिफ्ट कर दिए हैं और अभी बहुत सारे करने बाकी हैं। और अभी अपने टेरेस की सफाई करना भी ज़रूरी है और कुछ डेकोरेट भी करेंगे हम, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये थोड़ा सा डिले हो जाएगा, क्योंकि जितनी मैं डेकोरेशन कर सकता था, जैसा कि ये आप मेरे बैक पर देख सकते हैं, ये हैंगिंग पॉट मैंने बना कर लटका दिए हैं और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन फ़िलहाल के लिए कुछ दिनों का डिले करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे कारपेंटर आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि मैं किसी और से काम नहीं करवाता, मैं एक ही बंदा रखता हूं काम करवाने के लिए और उसी के साथ टच रहता हूं बहुत सालों के लिए। मतलब मैं लॉन्ग टर्म सर्विस चाहता हूं, शॉर्ट टर्म काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता। रोज़ रोज़ माइंड को बदलते रहना, लोगों को बदलते रहना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों, बस मेरी ये नेचर है। तो सर्दी के दिन भी अब शुरू हो रहे हैं। रातें ठंडी तो हो गई थी, लेकिन अब दिन भी हल्के हल्के से ठंडे हो गए हैं। अक्टूबर की आज 10 तारीख हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता सर्दी बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि इस बार ज़्यादा अच्छी सर्दी पड़ेगी, क्योंकि पिछले साल बहुत ही कम सर्दी पड़ी थी, जिसकी वजह से गुलाब के जो पौधे थे उनके फूल जल्दी मुरझा जाते थे। इंग्लिश रोज़ को ज़्यादा ठंड वाला मौसम अच्छा लगता है, ताकि वो ब्लूमिंग अच्छे से कर सकें और कई दिनों तक एक ही फूल उनका खड़ा रह पाए। तो सर्दी के दिन शुरू हो जाएंगे तो नर्सरी के ऊपर गुलाब के बहुत सारे पौधे आपको देखने में मिलेंगे। मैं और मुर्तज़ा माली मिलकर एक नर्सरी का सेटअप कर रहे हैं। छोटी सी नर्सरी होगी, वहाँ पर आप विजिट करके पौधे खरीद भी पाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए 1 महीना तो लग जाएगा हमें। 1 महीने के बाद मैं उस नर्सरी का एड्रेस अपने फेसबुक पे पोस्ट कर दूंगा, ताकि सब लोगों को पता चल जाए नर्सरी का क्या एड्रेस है और वो वहाँ पर आसानी से विजिट भी कर पाएंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए लग जाते हैं ओवरव्यू पर। कुछ प्लांट्स की प्रोपोगेशन भी कर रहा हूँ मैं, चलिए वो भी आपको साथ में दिखाता हूँ। सबसे पहले दूर से व्यू देखिए मेरा गार्डन किस तरह का दिख रहा है। अभी बहुत गंद मौजूद है, लेकिन पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गंद आपको दिख रहा था। अब तो मेरी काफ़ी स्पेस एम्प्टी हो चुकी है। बहुत सारे बड़े बड़े पौधे और छोटे छोटे शिफ्ट कर दिए गए हैं नर्सरी पर। और अब तो मैंने सीडलिंग को भी ट्रांसप्लांट करके यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर ये बड़े होते रहेंगे और साथ साथ इनके ऊपर वीडियोज़ भी बन रही हैं, जो आप लोगों को देखने में मिलेंगी। सबसे पहले कल वाले पौधे पर बात कर लेते हैं, जो हमने एक पौधा उखाड़ा था। मैंने अभी और नहीं उखाड़े, फिलहाल के लिए एक ही पौधा मैंने उखाड़ा था, लेकिन ज़्यादा पौधे यहाँ से नहीं निकाल पाया हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पा रहा आजकल। काफ़ी बिजी होने की वजह से मैं केयर नहीं कर पाऊँगा, इसलिए सिर्फ एक ही जो आप लोगों को शो करवाया था मैंने, वो ये पौधा रहा। इसको मैंने अच्छे तरीके से शिफ्ट कर लिया और शेडी एरिया में रख दिया है। और मैपल की भी काफ़ी सारी मैंने कटिंग्स लगाई हैं, अब ये भी बड़ी हो जाएंगी। मैपल की कटिंग लगाते टाइम काफ़ी सारे मिलीबग ने अटैक किया हुआ था इनके पत्तों के ऊपर। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये मैपल अभी ये पत्ते शाइन भी कर रहे हैं। इनके ऊपर सफ़ेद मक्खी, जिसको वाइट फ्लाई कहते हैं, और मिलीबग का अटैक था। मतलब वाइट से मोटे मोटे से कीड़े होते हैं, जो पत्तों के ऊपर नीचे, टहनियों के ऊपर नीचे, टहनियों पर भी चिपक जाते हैं और उसका रस चूसते रहते हैं। तो सबसे पहले इनके ऊपर मैंने नीम ऑयल का स्प्रे किया, जैसा कि उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। बहुत ही कमाल का रिजल्ट मिलता है नीम ऑयल का स्प्रे करने से। नीम ऑयल का स्प्रे करने से खाली कीड़े ही नहीं मर जाते, बल्कि फंगस भी रिमूव होता है और साथ में पत्तों के ऊपर शाइनिंग भी आने लगती है। जिस तरह के ये देखिए, इस पर भी गिर गए थे, ये वाला एरिया आप देखिए, और ये छोटे छोटे जो कटिंग्स हमने लगाई थी, इसके पत्तों की शाइनिंग देखिए। इसके पत्तों की शाइनिंग ज़्यादा है और ये वाले जो पहले वाले पत्ते उनकी शाइनिंग कम है, क्योंकि इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे हुआ। नीम ऑयल के स्प्रे से एक लेयर बन जाती है चमकदार, जो पौधों के पत्तों को लश कर देती है। लेकिन अगर इसका ओवर यूज़ हो जाए, मतलब ऑयल का ओवर यूज़ हो जाए, तो पत्तों के ऊपर 24 घंटे के अंदर अंदर ही बर्निंग आने लगती है। और जो पौधे आपके धूप में पड़े हुए हैं, तो सूरज की धूप की वजह से उस पत्ते के ऊपर जब धूप पड़ेगी जिसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे हुआ है, और अगर ऑयल का ओवर यूज़ हुआ होगा, तो पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगेगी। क्योंकि आपको मालूम है, ऑयल के ऊपर जब हीट पड़ती है, मतलब धूप पड़ती है, तो वो गर्म होने लगता है, और जाहिर सी बात है पत्तों के ऊपर वो ऑयल है, इसलिए पत्ते बर्न होने लगते हैं। इसलिए कम क्वांटिटी यूज़ कीजिए तो अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं आप। शाइनिंग प्लस एंटी फंगल और एंटी पेस्ट, मतलब 3 in 1 है नीम ऑयल। और हाँ, पेंट का बताना तो आपको मैं भूल ही गया। मैं अब पेंट भी कर रहा हूँ अपने गमलों को, क्योंकि यहाँ पर सेल पॉइंट नहीं रहेगा मेरा, तो यहाँ पर वही पौधे होंगे जो लॉन्ग टाइम के लिए मेरे पास रहेंगे। इसलिए बड़े गमले हों, छोटे गमले हों, उनको मैं पेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि देखने पर खूबसूरत भी लगेंगे और गंदगी कम लगेगी। वैसे तो मैं बहुत सफाई पसंद हूँ, लेकिन इस मामले में क्योंकि इतने सारे पौधे हों, डेली बेस पर प्रोपोगेशन भी करनी हो, तो आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल हो सकता है, वो भी अकेले बंदे के लिए। क्योंकि इस टेरेस पर ओनली मेरा राज ही चलता है, ना तो यहाँ पर कोई बच्चा आता है और ना कोई बड़ा। सिर्फ इजहार अकेला ही इस एरिया का बादशाह है।
वो आपने गाना तो सुना होगा, बादशाह ओ बादशाह, बस वही बादशाह हूँ मैं। तो और हैंगिंग पॉट जो मैंने पोस्ट भी यहाँ पर लगाई थी अपने फेसबुक पर सेलिंग के लिए, ये वही गमले हैं, हैंगिंग पॉट्स हैं। लोगों ने कहा था इसके अंदर मजबूती नहीं है। एक्चुअली में प्लास्टिक के गमले हैंगिंग पॉट के तौर पर अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर मिट्टी यूज़ नहीं की जाती, बल्कि ऐसी सोइल बनाकर यूज़ की जाती है जिसका ज़्यादा वेट ना हो। तो आपके सामने हैं, ये लटकाए हैं और ऊपर से तार बांधी हुई है। ये फ़िश लाइन है, मतलब मछली की तार जिससे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, वही प्लास्टिक की ये तार है। इसको मैंने अपने ऊपर हुड के बांसों के साथ बांध दिया और नीचे लटका दिया। इसको ज़्यादा नीचे इसलिए लटकाया है ताकि देखने पर खूबसूरती लगे और जो भी खड़ा होकर देखे उसको आसानी से पूरा पौधा और हैंगिंग पॉट भी दिख पाए। अब ये वाले हैंगिंग पॉट काफ़ी ऊपर लगाए हुए हैं, इसको देखने पर अजीब सा लगता है, एम्प्टी से लगते हैं ये, जैसे इसके अंदर कोई पौधा ना हो। हैंगिंग पॉट तभी अच्छे लगेंगे जब वो आपकी हाइट से नीचे होंगे, ताकि आपकी नज़र पौधे के ऊपर भी जा सके और गमले की मिट्टी पर भी जा सके, तभी हैंगिंग पॉट देखने पर प्यारा लगता है। ये वाले तो सेल के लिए रेडी कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये काफ़ी ऊपर लटकाए हुए हैं ताकि गुजरने में आसानी हो सके, नीचे हमारे सर के साथ टच ना हो। और कल ये बोनसाई दिखाना तो मैं भूल ही गया था। ये देखिए, ये भी एक बोनसाई बनाया हुआ है मैंने, और इसमें पत्थर भी लगाए हुए हैं मैंने, जिसको पमी स्टोन कहते हैं। ये बहुत ही लाइट वेट पत्थर होते हैं, किसी भी अच्छी गार्डनिंग शॉप से आपको ये मिल सकते हैं या नर्सरी से भी मिल सकते हैं। और ये वही पुदीना जिसके ऊपर मैंने वीडियो कंप्लीट की थी। अब देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई और अब शूट जा रहे हैं ये। मान लीजिए अगर आपके पास ऐसे ही 10 गमले हों तो डेली बेस पर आप पुदीना उतारते रहेंगे, खाते रहेंगे, तो भी ये ख़त्म नहीं होगा। ये वाला पूरा एरिया, मतलब लकड़ी का जो आपको दिख रहा है, ये फट्टा था, इसको हम पंजाबी में फट्टा बोलते हैं। इसके ऊपर गमले ही गमले थे, लेकिन अब बहुत कम गमले हो गए हैं। फ्यूचर में यहाँ पर और भी कम गमले हो जाएंगे। मेरा प्लान कुछ यूँ था कि इस एरिया में बनवाऊँगा लकड़ी का स्टैंड, मतलब कि 3 स्टेप वाला। जिस तरह एक सीढ़ी होती है, इसी तरह के 3 स्टेप होंगे, लेकिन वो होंगे लकड़ी के। लकड़ी का काम काफ़ी महंगा पड़ता है, लोहे का काम काफ़ी सस्ता रहता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लकड़ी से प्यार है। इवन के ये जो ऊपर हुड दिख रहा है आपको, बांस दिख रहे हैं, ये भी मैंने सब के सब ही लकड़ी का काम करवाया। अगर मैं लोहे का काम करवाता तो सस्ता भी रहता और मजबूत भी रहता, लेकिन पता नहीं लकड़ी से मुझे क्यों प्यार है, क्योंकि जो भी हम पौधे उगा रहे हैं ये भी तो सब लकड़ी है। इसलिए जिससे प्यार हो उसकी हर चीज़ से प्यार करना पड़ता है। ये तो आपकी लगन की बात है। और ये देखिए काली मिर्च के पौधे, इसको मैं कटिंग से ग्रो कर रहा हूँ। इसको मैंने पहले पानी के अंदर डिप किया हुआ था, उसके ऊपर वीडियो बन गई है, लेकिन जैसे ही ये सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा कि हमने किस तरह इसकी रूटिंग और शूटिंग शुरू करवाई। सेंचेजिया की कटिंग्स लगाई थी, सारी की सारी ही ग्रोथ कर रही हैं, और एक मुरझा रहा था लेकिन अब इसने भी अपनी ग्रोथ शुरू कर दी है। नया पत्ता आप देख सकते हैं छोटा सा निकल रहा है। कटिंग शुरू करवाने का बहुत आसान तरीका ये होता है कि कोई भी आपकी कटिंग फेल ना हो। मिट्टी के गमले लीजिए, उसके अंदर बालू मिट्टी भरिए, लेकिन मिट्टी को ज़्यादा पुश नहीं करना, हार्ड नहीं करना। सिंपली जो कटिंग आप लगाना चाहते हैं उसको मिट्टी के अंदर लगाइए और किसी ऐसी ट्रे के अंदर रख दीजिए जिसके अंदर आप पानी भर सकें और गमले वहीं से पानी को लेते रहें। जब ये ट्रे खुश्क हो जाती है मैं थोड़ा सा और पानी ऐड कर देता हूँ, तो बार बार मुझे ऊपर से पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब ऊपर से हम पानी देते हैं तो कटिंग अपनी जगह से हिल भी सकती है, जिसकी वजह से उसकी रूटिंग शुरू नहीं होगी। लेकिन 100% अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आप यही मेथड यूज़ करें जैसा कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। टमाटर के ऊपर आपने वीडियो देख ली है कि किस तरह हमने उसकी सीडलिंग शुरू की और किस तरह उनको ट्रांसप्लांट किया। हमने 12 पौधे शिफ्ट किए थे और 12 के 12 ही अब अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखिए आप, जितने भी हमने शिफ्ट किए थे उनमें से एक भी पौधा मरा नहीं है। ग्रोथ कम और ज़्यादा हो सकती है लेकिन एक भी पौधा अभी तक मरा नहीं। अब इनको ज़रूरत है फुल धूप की, क्योंकि इनके पत्तों की ग्रोथ शुरू हो चुकी है। हम चाहें तो इसको फुल डे की धूप में रख सकते हैं, क्योंकि आजकल विंटर की धूप शुरू हो चुकी है। तो जैसे जैसे ये बड़े होते रहेंगे वैसे वैसे मैं वीडियो भी बनाता रहूँगा, और जैसे ही पार्ट 2 कंप्लीट होगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मेरी कोशिश होगी 3 पार्ट्स में मैं वीडियो को कंप्लीट करूँ। और हाँ, एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, साइप्रस पाम। साइप्रस पाम को मैं पानी के अंदर ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं कामयाब भी हो रहा हूँ। ये देखिए, साइप्रस पाम की छतरियों को मैंने काटा और उसको पानी के अंदर डिप कर दिया। इसकी रूटिंग आप देख सकते हैं कितने अच्छे अंदाज से शुरू हो चुकी है, और दूसरी की रूटिंग भी शुरू है और साथ में शूटिंग भी। ये देखिए, एक नया पत्ता भी आ चुका है और रूटिंग इसकी देखिए। अब इसको ज़रूरत है मिट्टी के अंदर लगाने की। इसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है, जल्दी ही कंप्लीट होगी और आप लोगों को देखने में मिलेगी कि कितनी आसानी से हम ये सब कर सकते हैं। पौधों की प्रोपोगेशन करना इतना भी मुश्किल नहीं होता जितना हम समझ लेते हैं, सिर्फ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है हमें। और शकरकंदी के पौधे की कटिंग भी मैंने लगाई है, जो कि लाल रंग के पत्तों वाली शकरकंदी प्लांट है। ये देखिए, पानी के अंदर लगाया और इसकी रूटिंग भी यहीं से शुरू हो चुकी है। अब इसको भी मिट्टी में लगाएंगे तो वहीं से शूटिंग इसकी शुरू हो जाएगी।
बहुत सारे मनी प्लांट मेरे सेल हो गए। अब ये वो मनी प्लांट हैं जो मैंने खुद कटिंग से लगाए हैं। इनकी रूटिंग भी अब शुरू हो गई है, लेकिन जो वीडियो जिसके ऊपर मैं बना रहा हूँ वो ये रहा। इसको मैंने ऐसे एरिया में रखा हुआ जहाँ पर धूप ना आती हो, क्योंकि पिछले दिनों में काफ़ी बिज़ी रहा खुद के काम में। इस वजह से ये 3 दिन के लिए डायरेक्ट धूप में पड़ा रहा, जिसकी वजह से इसके पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगी और इसके पत्ते पीले पड़ने लगे। लेकिन अब आई थिंक इसको शेडी एरिया में रखा हुआ मैंने, और अब इसकी आहिस्ता आहिस्ता नई ग्रोथ शुरू हो ही जाएगी। लेकिन अभी इसको आई थिंक 15 दिन तो लग ही जाएंगे। पैसिफ्लोरा वाइन, एक वाइन तो मैंने बेच दी और एक ये रही। इसको भी एयर लेयरिंग के थ्रू ही मैंने बनाया था, मतलब पोर्ट लेयरिंग के थ्रू। और हाँ, सबसे मज़े की बात, डिफिन बाकिया के ऊपर मेरी वीडियो बन रही है। ये जो बड़ा सा पौधा आपको दिख रहा है ये कटिंग है। इस बार मैंने कोशिश की बड़े से पौधे को एज अ कटिंग क्यों नहीं हम लगा सकते, तो आई थिंक मैं कामयाब हो रहा हूँ। जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों को देखने में मिलेगी। और इसका जो मदर प्लांट था इसको मैंने ऊपर से काट दिया था। ये देखिए अब 3 जगह से नए नए शूट निकल रहे हैं, मतलब ये 3 टहनियाँ बनेंगे, 3 पौधे बनेंगे। बहुत जल्द ये वीडियो कंप्लीट होने वाली है और आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। फ्रूट देने वाला कोई सा भी पौधा हो, चाहे वो नींबू हो या कोई और, उसको फुल धूप अच्छी लगती है। लेकिन इस एरिया में फुल धूप नहीं आती, क्योंकि ग्रीन नेट है और उसके ऊपर पॉलीथीन है, उसके ऊपर पैराशूट है, जिसकी वजह से डायरेक्ट धूप सूरज की यहाँ पर नहीं आ पाती, जिसकी वजह से इसको फ्रूटिंग अभी तक शुरू नहीं हो रही। ये नींबू है, मुझे इसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, ये मैंने मंगवाया था। तो ये काफ़ी बड़ा दरख्त था, इसको मैंने काटने के बाद इस क्यारी के अंदर शिफ्ट किया तो इसकी शूटिंग शुरू हो गई। अब ये पौधा बन चुका है, इसको बड़े बड़े नींबू लगते हैं। और शिमला मिर्च के पौधे के ऊपर मेरी वीडियो बन चुकी है, कुछ दिनों में आपको देखने में मिलेगी। और ट्रांसप्लांटिंग के बाद अब इसकी ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है। ये देखिए, ये है शिमला मिर्च के पौधे। एक भी हमारा पौधा नहीं मरा। जिस मेथड के साथ मैंने इनको ट्रांसप्लांट किया है, आप ऐसा ही करते रहेंगे तो कभी भी आपका कोई भी ट्रांसप्लांट किया हुआ पौधा मरेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। और अगर मर गया तो पैसे वापस, वो पैसे जो आपने मुझे दिए ही नहीं। मैंने आपको कहा था कि इस एरिया में मैं पॉली हाउस भी बनवाने वाला हूँ, लेकिन हमारे कारपेंटर ही चले गए, जिसकी वजह से ये काम अभी पेंडिंग पर है। जैसे ही वो आ जाएंगे यहाँ पर मैं एक पॉली हाउस बनाऊंगा, जिसके अंदर हम कटिंग्स को सर्दी के दिनों में भी अच्छे से ग्रो करवाएंगे। पॉली हाउस का सही मज़ा आता है यूज़ करने का सर्दी के दिनों में। सर्दी के दिनों में हम सीडलिंग उसके अंदर कर सकते हैं, कटिंग्स लगा सकते हैं, क्योंकि पॉली हाउस के अंदर ह्यूमिडिटी मतलब नमी बनी रहती है। तो फिलहाल के लिए मेरा पूरा टेरेस ये है जो अभी आप देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा गंद है, लेकिन बहुत सारे पौधे हमारे शिफ्ट हो चुके हैं नर्सरी पर, और अब कुछ दिनों में मैं ये सारा कुछ साफ़ कर दूँगा। चलिए दूसरे टेरेस पर भी चलते हैं। और ये देखिए, सीडम को मैंने पत्तों से रूटिंग शुरू करवा रहा हूँ। सीडम मतलब सैकुलेंट एक ऐसा पौधा है जिसके ऊपर मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो भी बनाई थी, उसकी केयर के बारे में। उसके जो पत्ते हैं उनको लें और कोकोपीट कंपोस्ट के मिक्सचर के अंदर रख दें। अगर चाहें तो ओनली कोकोपीट के अंदर भी लगाया जा सकता है, अगर चाहें तो ओनली कंपोस्ट के ऊपर भी रख सकते हैं, और अगर चाहें तो ओनली मिट्टी के ऊपर भी। सिंपली आप किसी भी पॉट के अंदर मिट्टी भरें और उसके ऊपर पत्तों को बिछा दें, जिस तरह मैंने रखे हुए हैं। और डेली बेस पर पानी का शावर मतलब स्प्रे करते रहें। पानी का थ्रो नहीं करना, नहीं तो पत्ते अपनी जगह से हिल जाएंगे और उनकी रूटिंग और शूटिंग शुरू नहीं हो पाएगी। ये सीडम ज़्यादा सर्दी के दिनों में अच्छे से ग्रोथ और रूटिंग शुरू करते हैं। ये देखिए जी, ये हमारा टेरेस होता था। यहाँ पर कल सफाई की है घर वालों ने। यहाँ पर सारे गमले ही गमले पड़े हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ अमरूद का पौधा पड़ा हुआ है, जिसको फ्लावरिंग भी आई थिंक शुरू हो रही है। मैंने अभी देखी थी। ये देखिए, इसको अब कलियाँ लग रही हैं। अब ये फ्रूट बनेगा इसके अंदर से या नहीं, ये अभी मैं नहीं कह सकता कुछ, क्योंकि इसके लिए काफ़ी ये स्पेस छोटी पड़ रही है। छोटा सा टब था और उसके ऊपर इतना बड़ा पौधा बन गया। ये एक ड्रम है जो नर्सरी पर जाएगा, वहाँ पर पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके ऊपर हमारा बैकअप रहेगा पानी का, जब ज़रूरत होगी यहीं से पानी हम लेकर यूज़ कर सकेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर भी सारे पौधे थे, ये भी ख़त्म हो गया एरिया। और यहाँ पर सिर्फ एक ही डिब्बा पड़ा हुआ है, जो कि कुछ दिनों के बाद ये भी वहाँ पर हम शिफ्ट कर देंगे। और ये पत्ते अभी कुछ करना पड़ेगा पत्तों का। मैं चाहता हूँ मुझे ग्राइंडर मशीन ऐसी मिल जाए जिसके अंदर मैं पत्तों की खाद अच्छे से बना सकूं। ये मैं नहीं लेके जाऊंगा अपने पॉइंट पर, क्योंकि ये देसी रोज़ है और बहुत ही अच्छी नस्ल की कटिंग मुझे मिली। अब इस पौधे से मैं बहुत सारे पौधे बनाने की कोशिश करूंगा। इसकी फ्लावरिंग देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। टाइम टू टाइम इसको फूल लगते ही रहते हैं, कलियाँ खिलती ही रहती हैं। ये वही पौधा है जिसके ऊपर कुछ दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाई थी, देसी रोज़ के ऊपर। अब जैसे जैसे सर्दी हो रही है, जैसे जैसे इसकी कली खिलती है और इसकी पेटल्स भी मोटी होती हैं। ये देखिए, एक आई थिंक बच्चों ने तोड़ दी। ये देखिए, कली लगी हुई थी और नए पत्तों की शूटिंग भी हो रही थी। कोई बात नहीं,
कटिंग जो टूट गई है यहाँ से फ्यूचर में और भी ब्रांचेस निकलेंगी। जितनी प्रूनिंग होती रहे, चाहे आप खुद करें या फिर कुदरती तौर पर हो जाए या फिर बच्चे उसको तोड़ दें, तो वहाँ से फ्यूचर में बहुत सारी शूटिंग्स निकलती हैं। और ये है मेरा कंपोस्ट का डिब्बा जिसके अंदर मैंने कंपोस्ट को रखा हुआ है। और ये अब टोटल पौधे मेरे ये हैं। नींबू का पौधा ये भी टब के अंदर लगा हुआ है, इसको काफ़ी सारे नींबू भी लगे हुए हैं और जो कुछ बड़े भी हो गए थे उसको उतार लिया गया है और कुछ अभी बहुत सारे छोटे हैं। हर टहनी के ऊपर आपको नींबू देखने में मिलेंगे। छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे नींबू, ये देखिए। सर्दी के दिनों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, मतलब नए पत्ते नहीं आते और नया फ्रूट भी नहीं लगता। इसको जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने तक जो फूल खिलते हैं और उसके अंदर से जो फ्रूट बनता है वो ही दिसंबर और जनवरी तक लगा रहता है। क्योंकि सर्दी के दिनों में जो फ्रूट लग जाता है, जो नींबू लग जाते हैं, ठंड होने की वजह से ना तो वो जल्दी पकते हैं और ना ही जल्दी वो गिरते हैं। लेकिन पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, वो पौधा स्ट्रेस में होता है, मतलब रेस्ट करने के उसके दिन होते हैं। नए पत्ते, कलियां नहीं खिलती। और ये देखिए साथ में मिर्चों के पौधे, बहुत सारी मिर्चें मैंने कल भी उतारी हैं और बहुत सारी अभी भी लगी हुई हैं। मैंने इनको छोड़ दिया इसलिए कि ये थोड़ी सी और बड़ी हो जाएंगी, उसके बाद इसको मैं दोबारा हार्वेस्ट करूंगा। एक मरतबा ही मिर्चों को नहीं तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार में ही आप सारी मिर्चें तोड़ लेंगे तो वो एक मरतबा ही यूज़ नहीं हो जाती, कई दिनों तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ उतनी मिर्चें तोड़ें जितनी आपको ज़रूरत है, ताकि आपको फ्रेश मिर्चें मिलती रहें घर की। और जितने भी बाकी मिर्चों के पौधे थे वो सारे नर्सरी पर शिफ्ट हो चुके हैं। और एडेनियम की कटिंग के ऊपर मेरी वीडियो बन रही है, ये काफ़ी वीडियो लंबी बन गई। ये वाली वो कटिंग है, बहुत जल्द ये कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस तरह हमने इसकी रूटिंग को शुरू करवाया। एडेनियम की कटिंग बहुत सारे लोग लगाते हैं लेकिन वो गल जाती है, कामयाबी से ग्रोथ नहीं करती। लेकिन जैसे ही आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आप किस जगह पर गलती करते थे। मॉर्निंग ग्लोरी की बेल भी लगी है और स्वीट पी की भी, मतलब बटरफ्लाई पी। बटरफ्लाई पी के बहुत सारे फूल खिलते हैं, ये नीले नीले रंग के आपको जो दिख रहे हैं। और बहुत सारी इनकी फलियाँ भी लगती हैं, ये देखिए। और मैं साथ साथ इस बार मैं फलियाँ भी हार्वेस्ट कर रहा हूँ, ये देखिए। मतलब इनके अंदर बीज बनते हैं काले काले से। इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद थी किस तरह हम इनकी जर्मिनेशन शुरू करवा सकते हैं। इसी डिब्बे के अंदर एक और बेल भी है जिसका नाम है मॉर्निंग ग्लोरी। और ये मॉर्निंग के टाइम वाइट कलर के फूल खिलते हैं। ये देखिए, ये है मॉर्निंग ग्लोरी के वाइट कलर के फूल। लेकिन अब तो टाइम 12 बजे से ऊपर हो गया है, जिस वजह से अब ये बंद हो रहे हैं। मॉर्निंग में दिन के टाइम ये 7 से 8 और 10 बजे तक ये अच्छे से खिले रहते हैं। सर्दी हो गर्मी हो ये पौधा मरता नहीं है, लेकिन स्ट्रेस में आ जाता है बहुत ज़्यादा गर्मी में और बहुत ज़्यादा ठंड में। तो अभी कुछ और नया नहीं है कुछ बताने के लिए और ना ही कुछ करने के लिए। बस फिलहाल तो मेरा पूरा फोकस है कि अपने इस टेरेस को साफ़ सुथरा बनाऊं और अरेंजमेंट अच्छे तरीके से करूं। किस जगह पर क्या चीज़ होनी चाहिए जिसकी लुक भी अच्छी लगे, पड़ी हुई चीज़ प्यारी दिखे। ये कुछ टाइम लगेगा क्योंकि मेरा अकेला माइंड है, तो अकेला ही मैं सोचता हूँ और खुद से ही ये करता हूँ। मेरी मदद करने वाला यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, मतलब इस टेरेस का अकेला बादशाह। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।